हेलो दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दलीय व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इस पे से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि इस टॉपिक का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं और दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। इससे पहले हमने पिछली 2 वीडियोस में बात की थी कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं और राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है सो प्लीज़ जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ सकें। वो वीडियो आपको आई बटन में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। दोस्तों, दलीय व्यवस्था तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान का और एक राजनीतिक व्यवस्था का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों, दलीय व्यवस्था हम उसे कह सकते हैं कि एक राजनीतिक व्यवस्था यानी कि एक देश के अंदर जो राजनीतिक दलों की व्यवस्था होती है उसे हम राजनीतिक दलीय व्यवस्था कह सकते हैं। दोस्तों, ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। सो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक दलीय व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, एक दलीय व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें केवल एक ही राजनीतिक दल होता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां कानूनी रूप से सिर्फ एक दल के अस्तित्व को मान्यता मिलती है, उसे एक दलीय व्यवस्था कह सकते हैं। दोस्तों, एक दलीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां कानूनी रूप से यानी कि एक व्यवस्था यानी कि एक देश के अंदर कानूनी रूप से एक दल को मान्यता मिलती है, उसे हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। यानी कि दोस्तों, एक दलीय व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक राजनीतिक दल होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एक दलीय व्यवस्था को अक्सर तानाशाही व्यवस्था भी कहा जाता है। यह व्यवस्था काफ़ी मजबूत होती है। उदाहरण के लिए चीन का साम्यवादी दल, इटली व जर्मनी के नाजी व फांसी दल। दोस्तों, एक दलीय व्यवस्था जल्दी निर्णय लेने में सक्षम होती है। यदि हम सभी लोग उचित निर्णय के लिए एक दलीय व्यवस्था के द्वारा लेते हैं तो यह निर्णय अच्छा होता है। यानी कि दोस्तों, एक दलीय व्यवस्था को हम तानाशाही व्यवस्था भी कह सकते हैं। यह व्यवस्था काफ़ी मजबूत होती है। उदाहरण के लिए हम साम्यवादी दल को देख सकते हैं, चीन के, और इटली व जर्मनी के नाजी व फांसी दल को। दोस्तों, ये जो व्यवस्था होती है इसमें जो जल्दी निर्णय लेने में वो सक्षम होती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट है। और अगर हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, अगर वो एक दलीय व्यवस्था के द्वारा लेते हैं तो ये डिसीजन काफ़ी अच्छा होता है। क्यूबा इसका एक अच्छा उदाहरण है जिसमें एक दलीय व्यवस्था पूरी तरीके से सफल हो गई। दोस्तों, इस प्रकार की व्यवस्था में निरंकुशता का स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है, जहां संविधान एक ही दल को फलने फूलने की आज्ञा देता है और अन्य राजनीतिक दल के अस्तित्व पर प्रतिबद्ध होता है। यानी कि दोस्तों, ये जो व्यवस्था है इसमें सिर्फ एक दल को मान्यता मिलती है, बाकी के नए दल जो उभरने की और निर्माण करने की कोशिश करते हैं उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होता है। यानी कि कोई भी नया दल नहीं बन सकता। जो एक दल है जिसे कानूनी रूप से मान्यता मिली हुई है उसी को फलने फूलने की और शासन करने की आज्ञा होती है। और दोस्तों, ये जो व्यवस्था है वो साम्यवादी देशों में पाई जाती है, जैसे कि सोवियत संघ का साम्यवादी दल और चीन का साम्यवादी दल इसके उदाहरण हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की, जो कि है एक दलीय प्रभुत्ववादी व्यवस्था, जो कि एक दलीय व्यवस्था से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि ऐसी व्यवस्था जहां दलों के निर्माण संबंधी स्वतंत्रता तो होती है और कई छोटे दल भी होते हैं जो सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं, परंतु एक बड़ा दल पूरी व्यवस्था पर छाया रहता है। यानी कि दोस्तों, ये एक दलीय व्यवस्था से थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन उसके जैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पर नए दलों के बनने के निर्माण पर प्रतिबंध होता है, यानी कि वहाँ पर कोई भी नया दल नहीं बन सकता, एक ही दल रहेगा। लेकिन इस व्यवस्था के अंदर कई सारे दल होते हैं, छोटे छोटे दल होते हैं, लेकिन उन सभी दलों में एक बड़ा दल होता है जो पूरी व्यवस्था पर छाया रहता है, यानी कि वो चुनाव लड़ता है और सरकार बनाता है और शासन करता है। इसके साथ साथ दोस्तों, वह पूरी दलीय व्यवस्था को नियंत्रित करता है और लंबे समय तक बहुमत प्राप्त करता रहता है। साथ ही साथ स्थायी रूप से सत्ता पर शासन करता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया है कि इसमें कई सारे दल होते हैं, कई सारे छोटे छोटे दल होते हैं, लेकिन एक दल होता है जो काफ़ी बड़ा होता है, जो पूरी व्यवस्था पर छाया रहता है और पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करता है और काफ़ी लंबे समय तक यानी कि बहुमत प्राप्त करता रहता है, और यानी कि वो चुनाव जीतता है और स्थायी रूप से शासन करता है, सरकार बनाता है। इसके बाद दोस्तों, लोकतांत्रिक देशों के अंदर किसी भी एक दल का वर्चस्व होना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन कई दल इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कई सारे दल होते हैं, यानी कि जो ये एक दलीय प्रभुत्ववादी व्यवस्था है इसके अंदर कई सारे दल होते हैं छोटे छोटे, और एक ही दल पूरी व्यवस्था के ऊपर छाया रहता है, ठीक है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ऐसा हो पाना, एक दल का पूरा वर्चस्व होना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे दल हैं जो इस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। हम उदाहरण ले सकते हैं साउथ अफ्रीका की अफ्रीकन नेशनल पार्टी का और 1977 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। यानी कि दोस्तों, साउथ अफ्रीका की जो नेशनल पार्टी थी और 1977 तक भारत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रभुत्व रहा, वो एक दलीय प्रभुत्ववादी व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है।
आइए दोस्तों अब आगे बात करते हैं दो दलीय व्यवस्था के बारे में। दोस्तों ऐसी दलीय व्यवस्था में कई दल होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से दो ही बड़े दल होते हैं जो सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। दो प्रमुख दल ही इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे चुनाव में लगभग 3/4 मत प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही साथ इनमें से एक प्रमुख दल को सत्ता प्राप्त होती है जो सरकार बनाता है, और जो दल सत्ता प्राप्त नहीं कर पाता वह विपक्ष की भूमिका निभाता है। सो दोस्तों यानी कि इस दो दलीय व्यवस्था के अंदर कई सारे दल होते हैं, लेकिन असलियत में क्या होता है कि सिर्फ दो ही बड़े दल होते हैं। जैसे कि एक दलीय प्रभुत्ववादी व्यवस्था में था कि कई सारे दल होते थे, लेकिन एक ही बड़ा दल होता था जो पूरी व्यवस्था पर छाया रहता था। ठीक उसी तरीके से इस व्यवस्था के अंदर भी कई सारे दल होते हैं, लेकिन दो बड़े दल होते हैं जो व्यवस्था पर छाए रहते हैं, जिन्हें मत प्राप्त होते हैं। जिनमें से एक दल जो जीत जाता है वो सरकार बनाता है, जो नहीं जीत पाता है वो विपक्ष की भूमिका निभाता है। और दोस्तों इन्हीं दो दलों में ही बार बार सत्ता हस्तांतरित होती रहती है। हस्तांतरित का दोस्तों मतलब यहाँ पर यह है कि कभी पहले दल को सत्ता प्राप्त होती है तो कभी दूसरे चुनाव में दूसरे दल को सत्ता प्राप्त होती है, यानी कि वो सरकार बनाते हैं। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं ब्रिटेन और यूएसए को, क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन और यूएसए के अंदर दो दलीय व्यवस्था कायम है। वहाँ पर दो दो प्रमुख दल हैं जिनके बीच में सत्ता हस्तांतरित होती रहती है। कभी पहला दल जीतता है तो वो सरकार बनाता है, कभी दूसरा दल दूसरे चुनाव में जीतता है तो वो सरकार बनाता है। आइए दोस्तों अब आगे बात करते हैं बहुदलीय व्यवस्था के बारे में। दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था में कम से कम दो या दो से अधिक कई सारे दल होते हैं जो सत्ता के लिए सीधा संघर्ष करते हैं, परंतु कोई भी एक दल बहुमत नहीं जुटा पाता या अन्य तरीकों से वहाँ पर सरकार बनानी पड़ती है। ऐसे दलीय व्यवस्था में छोटे बड़े दल भी हो सकते हैं, परंतु कोई भी अकेला दल सरकार नहीं बना पाता। सो गठबंधन वाली सरकार तथा मिलीजुली सरकार बनानी पड़ती है। दोस्तों जो बहुदलीय व्यवस्था है उसमें भी कई सारे दल होते हैं जो सत्ता के लिए सीधा संघर्ष करते हैं, लेकिन इसमें एक दलीय व्यवस्था और दो दलीय व्यवस्था जैसा नहीं है कि एक दल का प्रभुत्व रहे और दो दल व्यवस्था पर छाए रहे, उनके बीच में सत्ता का हस्तांतरण होता रहे। नहीं, यहाँ पर कई सारे दल होते हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस व्यवस्था में क्या होता है कि किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से सभी कुछ दलों को मिलकर गठबंधन वाली तथा मिलीजुली सरकार बनानी पड़ती है। हम इसका उदाहरण डेनमार्क की दलीय व्यवस्था को ले सकते हैं, जो कि 1909 में वहाँ पर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, तो कई दलों ने मिलकर वहाँ पर गठबंधन वाली और मिलीजुली सरकार बनाई थी। इसके साथ साथ दोस्तों 1989 से 2014 तक भारत भी गठबंधन युक्त व्यवस्था की ओर बढ़ गया, जहाँ किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तथा गठबंधन की सरकार बनी। सो दोस्तों भारत भी एक इसका उदाहरण है। 1989 से 2014 तक भारत में भी किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर भी गठबंधन और मिलीजुली सरकार बनी थी। सो दोस्तों इससे हम समझ सकते हैं कि एक दलीय व्यवस्था के अंदर सिर्फ एक दल होता है, जहाँ पर कानूनी रूप से सिर्फ एक दल को फलने फूलने की आज्ञा होती है, यानी कि वहाँ पर कानूनी रूप से सिर्फ एक दल को मान्यता मिलती है। बाकी के अगर कोई नया दल बनने की कोशिश करता है तो उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होता है। और जो एक दलीय प्रभुत्ववादी व्यवस्था होती है उसमें कई सारे दल होते हैं, वहाँ पर कई दलों के निर्माण संबंधी यानी कि उनको स्वतंत्रता होती है कि कोई भी नया दल बन सकता है, लेकिन एक बड़ा दल होता है जो पूरी व्यवस्था पर छाया रहता है। सो एक दलीय प्रभुत्ववादी व्यवस्था में ऐसा होता है कि वो पूरी व्यवस्था पर छाया रहता है, व्यवस्था को कंट्रोल करता है और लंबे समय तक बहुमत प्राप्त करता रहता है और सरकार बनाता है। इसके बाद दोस्तों दो दलीय व्यवस्था में क्या होता है कि दो दल व्यवस्था पर छाए रहते हैं। इसमें भी कई सारे दल होते हैं, लेकिन दो बड़े दल होते हैं जिनमें सत्ता का हस्तांतरण होता रहता है। हस्तांतरण का मतलब ये कभी पहला दल सरकार बनाता है तो कभी दूसरा दल चुनाव जीतता है तो वो दूसरा दल सरकार बनाता है। सो इस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण उनके बीच में होता रहता है। इसके बाद दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था में कई सारे दल होते हैं जो सत्ता के लिए सीधा संघर्ष करते हैं, यानी कि डायरेक्ट चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि किसी भी एक दल को पूरा बहुमत नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कई दलों को मिलकर गठबंधन वाली और मिलीजुली सरकार बनानी पड़ती है। सो दोस्तों ये टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं और दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। इसके साथ ही साथ दल किसे कहते हैं, दलों के क्या कार्य होते हैं और राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको फ्यूचर की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।